तो बात सपाट में आज आपको खबरदार करने वाली खबर हम बताएंगे कि क्यों आपको अपनी जेब में पड़े नोट को टटोलना चाहिए, चेक करना चाहिए कि क्या वो असली हैं या नकली। इस खबर को पूरी तरह से विस्तार से दिखाएंगे, पड़ताल करेंगे और साथ ही बताएंगे आपको कि कैसे आप असली नोट और नकली नोट की पहचान करें। लेकिन उससे पहले सियासत में निराशा और आशा के बीच के फर्क को समझिए। 24 घंटे, कल निराश थे, आज आस है। 24 घंटे में निराशा आशा में तब्दील हो जाती है और निराशा और आशा के बीच ये दो चेहरे हैं। ये दो चेहरे दरअसल आरसीपी सिंह आशावादी, आप मध्यम आशावादी कह सकते हैं ललन सिंह को, क्योंकि ललन सिंह ने कभी आशा जताई नहीं। तो सवाल यह है कि क्या निराशा इतनी जल्दी आशा में बदल सकती है? वाकई बदल सकती है। और अगर ये सीखना है तो नेताओं से सीखें। निराशावादी लोगों को नेताओं से सीख लेनी चाहिए। 24 घंटे पहले तक जो नेता निराश हो जाते हैं, 24 घंटे में ही वो आशावादी हो जाते हैं। और जेडीयू नेता को ले लीजिए, 24 घंटे पहले लखनऊ में जेडीयू नेता केसी त्यागी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं बीजेपी ने उन्हें यूपी में गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया और वो नाराज नहीं है, निराश है। लेकिन अगले दिन दिल्ली में आरसीपी सिंह कहते हैं बीजेपी के साथ लड़ेंगे और बीजेपी के साथ सकारात्मक बात चल रही है, यानी आशावादी हैं। सीपी सिंह जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से, उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी से और नड्डा जी से कई बार बातचीत की, लेकिन किसी भी स्टेज पर उन्होंने गठबंधन से इंकार नहीं किया। अब से 3 दिन पहले जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की सूची जारी की तो उन्होंने ये भी कह दिया कि निषाद पार्टी और अपना दल हमारे सहयोगी हैं। संकेत स्पष्ट है कि जनता दल ही उसका हिस्सा नहीं। तो इस घटनाक्रमों से नाराज न होकर के बल्कि निराश होकर के हम लोगों ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया। 20 के चुनाव में बिहार में एनडीए साथ लड़ा है और जो हमारा अभी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, तो हम लोगों की राय है कि यहाँ भी जेडीयू एनडीए में रहकर के चुनाव लड़े। और इसके लिए हम लोगों का विचार विमर्श भी हुआ और हमारी बातचीत भी भारतीय जनता पार्टी से हो रही है और बातचीत सकारात्मक है। आज भी हम लोगों ने सब विचार विमर्श किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे हम लोग बिहार में साथ में लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी जी के साथ, उसी प्रकार से हम लोग उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे। पर पार्टी के यूपी प्रभारी और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अंतर्विरोध नहीं, कोई अंतर्विरोध नहीं। जरा समझिए इस चीज़ को। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का अपना एक संगठन है, वहाँ पर हमारे प्रादेशिक जो अध्यक्ष हैं जिलों में संगठन है। तो आप जानते हैं हर एक पार्टी में जो संगठन है उसके साथी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कोई जब जाता है तो सोचता है कि भाई हम भी चुनाव लड़ें, तो वो अपनी किसी को भी जो हमारा राजनीतिक कार्य करता है उसको चुनाव लड़ने की उत्कंठा रहती है। लेकिन साथ ही साथ जितने भी हमारे साथी हैं वो सबकी इच्छा भी यही है कि हम लोग यहाँ जो है बिहार की तरह जो है एनडीए में ही लड़ें। हालांकि आशावादी होने में भी 2 कैटेगरी आप कह सकते हैं होते हैं। एक कैटेगरी होता है अति आशावादी और एक होता है मध्यम आशावादी। जो मध्यम आशावादी होते हैं वो किसी दूसरे आशावादी शख्स के सहारे होते हैं। जेडीयू में भी यही नजर आ रहा है। बीजेपी से बात को लेकर आशा, उम्मीद जेडीयू की है या सिर्फ आरसीपी सिंह की? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में जेडीयू के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई तो केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बैठक से पहले ही निकलकर सामने आए, बाहर निकलकर, और मीडिया को कह दिया कि जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर ही यूपी में विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। और इसे लेकर बीजेपी नेताओं से गंभीर बातचीत चल रही है और सकारात्मक है। वहीं इस बैठक में मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के 10 मिनट बाद आते हैं। ललन सिंह कहते हैं क्योंकि आरसीपी सिंह के साथ बीजेपी नेताओं की बात चल रही है और उन्होंने कहा है, आरसीपी सिंह ने कहा है कि बीजेपी के साथ बात चल रही है और बीजेपी शीघ्र फैसला करेगी, तो हमें बीजेपी के
शीघ्र फैसले का इंतजार है। शीघ्र कितना शीघ्र ये नहीं बताया उन्होंने, लेकिन ललन सिंह ने साफ कह दिया कि अगर बात नहीं बनी तो हमारे 51 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है, हमने मुहर लगा दी है और प्रदेश अध्यक्ष को कह दिया है कि आप लिस्ट जारी कर दीजिएगा। अब आरसीपी सिंह और ललन सिंह दोनों नेताओं के बयान को सुनिए। आशावादी, अति आशावादी और मध्यम आशावादी के फर्क को आप समझिए। चुनाव में बिहार में एनडीए साथ लड़ा है और जो हमारा भी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, तो हम लोगों की राय है कि यहाँ भी जेडीयू एनडीए में रहकर के चुनाव लड़े और इसके लिए हम लोगों का विचार विमर्श भी हुआ और हमारी बातचीत भी भारतीय जनता पार्टी से हो रही है और बातचीत सकारात्मक है। आज भी हम लोगों ने सब विचार विमर्श किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे हम लोग बिहार में साथ में लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी जी के साथ, उसी प्रकार से हम लोग उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे। पर पार्टी के यूपी प्रभारी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए अंतर्विरोध नहीं, कोई अंतर्विरोध नहीं, जरा समझिए इस चीज को। देखिए उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का अपना एक संगठन है, वहाँ पर हमारे प्रादेशिक जो अध्यक्ष हैं जिलों में संगठन है, तो आप जानते हैं हर एक पार्टी में जो संगठन है उसके साथी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कोई जब जाता है तो सोचता है कि भाई हम भी चुनाव लड़ें, तो वो अपनी किसी को भी जो हमारा राजनीतिक कार्यकर्ता है उसको चुनाव लड़ने की उत्कंठा रहती है, लेकिन साथ ही साथ जितने भी हमारे साथी हैं वो सबकी इच्छा भी यही है कि हम लोग यहाँ जो है बिहार की तरह जो है एनडीए में ही लड़े। माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब भी आए थे बैठक और उन्होंने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी से बात हो रही है और शीघ्र उस पर निर्णय लिया जाएगा। शीघ्र वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो समझौता है उस पर वो निर्णय लेंगे। हमने कहा है कि शीघ्र वो निर्णय लें, अन्यथा हमने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो सूची जारी कर दें और उनके लिए पूरे तौर पर हमने उनको अधिकृत कर दिया। और कितना दिन इंतजार करेंगे आरसीपी सिंह जो दावा कर रहे हैं उसके लिए? आरसीपी सिंह शीघ्र मैंने कहा है, तो जब शीघ्र का मतलब होता है कि समय है, तो जो समय है हमको जिन क्षेत्रों में चुनाव लड़ना है वो किस फेज में है उसके आधार पर सूची जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरी सूची जारी कर दी क्या उत्तर प्रदेश नहीं की, पार्ट बाय पार्ट की। तो उसी तरह हमने उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो सूची जारी कर देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते का शीघ्र निर्णय नहीं होगा। तो क्या जेडीयू पूर्वांचल की तरफ ही चुनाव लड़ेगी कि अब पूरे यूपी में कहीं भी? जब सूची बताएंगे तब ना हम अब पूरा कंस्टिट्यूंसी का नाम हम आपको अभी बता दें, तब तो फिर उस सूची का क्या मतलब है। बीजेपी के साथ कितने सीटों पर आप लोग मांग रहे हैं? वो बात कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले बीजेपी को 30 विधानसभा क्षेत्रों की सूची भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने सौंपी थी और आज जो लखनऊ से सूची आई है वो 51 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की सूची आई है। हमने उस सूची को अप्रूव करके प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधों का समझौता शीघ्र नहीं हुआ तो वो जारी करने के लिए स्वतंत्र है। जाहिर है घोर निराशावादी होना भी अच्छी बात नहीं है और ज्यादा अति आशावादी भी होना अच्छी बात नहीं है, खासतौर पर तब जबकि आप किसी से उम्मीद करते हैं और बार बार आपकी उम्मीद टूटती जाती है, फिर भी आप उम्मीद करते हैं, तो एक हद तक ही आदमी किसी से उम्मीद करता है। लेकिन एक आदमी बार बार किसी से उम्मीद करे और हर बार वो उम्मीद तोड़े तो फिर वो उम्मीद रखने के मायने नहीं होते हैं, आशावादी होने के मायने नहीं रह जाते हैं। जेडीयू और बीजेपी के साथ स्थिति तो कम से कम यही है, क्योंकि जेडीयू हर मुद्दे पर हर बार बीजेपी से उम्मीद करती है कि वो उसका साथ दे, लेकिन बीजेपी हर बार उम्मीद तोड़ देती है, आशा तोड़ देती है और जेडीयू निराश हो जाता है। अगले ही दिन 24 घंटे में ही फिर जेडीयू आशावादी बन जाता है। जरा देखिए कैसे जेडीयू बार बार निराश होता आया है, नाराज नहीं, निराश। पहले नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, नीति आयोग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बार बार पिछड़ा बताया जाता है, गरीब राज्य बताया जाता है।
जेडीयू और नीतीश कुमार ऐतराज जताते हैं, नीतीश भी ऐतराज जताते हैं, लेकिन बावजूद इसके रिपोर्ट जारी होती रहती है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन केंद्र में नीति आयोग के मुद्दे पर जेडीयू को भाव नहीं दिया, उम्मीद टूट गई। फिर विशेष दर्जा के मुद्दे पर उम्मीद जेडीयू करता है, आशावादी बन जाता है, लेकिन यहां भी बीजेपी उम्मीद तोड़ देती है। यहां तक कि जेडीयू ट्विटर पर पीएम मोदी को टैग कर विशेष दर्जा मांगने का अभियान भी चलाता है। देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान, विशेष ध्यान, ये सब करके टैग करके अभियान चलाता है। नीतीश कुमार खुद विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, लेकिन यहां भी उम्मीद बीजेपी तोड़ देती है, केंद्र उम्मीद तोड़ देती है और जेडीयू निराश हो जाता है। फिर अगले दिन जेडीयू एक अलग मुद्दे के साथ आशावादी फिर से बन जाता है। वो मुद्दा होता है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना की मांग पर भी केंद्र ने इनकार कर दिया, उम्मीद तोड़ दी, जबकि सीएम की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मिला था। सीएम नीतीश खुद गए थे लेटर सौंपने, लेकिन केंद्र ने जातीय जनगणना कराने से साफ इनकार कर दिया और बिहार बीजेपी के नेताओं ने भी कह दिया कि भाई जातीय जनगणना कराने की कोई जरूरत नहीं है, बिहार अपने खर्चे पर कराए तो करा सकती है। वो तैयारी अब चल रही है। यहां भी उम्मीद टूट गई, यहां भी आशा टूट गई, उम्मीद टूट गई, जेडीयू फिर से निराश हो जाता है। लेकिन देखिए जेडीयू कितने आशावादी हैं जेडीयू नेता, ये सीख लेनी चाहिए आपको कि इतनी उम्मीद, इतनी आशा टूटने के बाद भी आशावादी कैसे रहा जा सकता है, ये आपको सीख लेनी चाहिए। फिर सम्राट अशोक के मुद्दे पर विवाद उठता है तो लेखक जो तुलना करते हैं औरंगजेब से सम्राट अशोक की, वो बीजेपी के नेता बताए जाते हैं और कहा जेडीयू की तरफ से भी फिर से अभियान चलाया जाता है। ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा ट्विटर पर टैग करते हैं पीएम मोदी को, राष्ट्रपति को कि भाई उस लेखक की अवार्ड वापसी कीजिए, लेखक के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, पद्मश्री अवार्ड वापस लीजिए, पीएम को टैग किया जाता है। लेकिन यहां भी उम्मीद टूट जाती है, आशा टूट जाती है। उल्टे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चेतावनी देते हैं कि खबरदार, पीएम को टैग किया तो टैग वैग करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो 76 लाख बीजेपी कार्यकर्ता हमारे देख लेंगे आपको, और सीएम हाउस खाली कराने की चेतावनी तक दे देते हैं इशारों में। अब यूपी में स्थिति यह है कि गठबंधन को लेकर एक दिन पहले जेडीयू कहता है कि भाई हमें भाव नहीं दिया बीजेपी ने गठबंधन में, आखिरी वक्त तक जेडीयू को लटकाए रखा गया। 24 घंटे बाद आरसीपी कहते हैं अभी भी तो बातचीत चल रही है। तो यहां क्या फिर से निराश होने के बाद फिर से आशा जो जगी है, आस जो जगी है, पूरी होगी? क्योंकि अब तक तो इतिहास यही रहा है कि हर बार आस टूटती रही है, उम्मीद टूटती रही है और हर बार निराश होने के बावजूद फिर आस जगाते हैं जेडीयू के नेता। फिर से आस जगाया है, देखना चाहिए इस बार जेडीयू नेताओं की आस पूरी होती है या नहीं। लेकिन इन सब का साइड इफेक्ट बिहार में तो दिख रहा है, सरकार में दिख रहा है, एनडीए में दिख रहा है। एनडीए में इस हद तक आपस में तकरार है कि एक दूसरे को गिदड़ भभकी दी जा रही है। कोई कह रहा है कि आप निकलो सरकार से, दूसरे कह रहे हैं हम क्यों निकले, आप निकलो, पहले आप की तर्ज पर सरकार चल रही है। क्योंकि एनडीए में यही स्थिति है, सब कुछ ठीक नहीं है, एक के बाद एक देखिए बयानबाजी हो रही है। मुकेश सहनी की एक बयान ने हलचल बढ़ा दी, कहा कि तेजस्वी यादव हमें अच्छे लगते हैं। सहनी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तारीफ में कसीदे पढ़े थे, छोटा भाई बताया था और कहा कि हमारा विचार अलग है, इसलिए अलग अलग हैं, जिस दिन हमारा विचार एक साथ मिल जाएगा तो हम एक साथ मिलकर राजनीति भी करेंगे। इस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि सहनी को अगर कोई दिक्कत है तो वो समर्थन वापस ले लें। उन्होंने कहा कि सहनी गिदड़ भभकी न दें, जो करना है वो करें। देर किस बात की? कोई देर है? वो अच्छी बात है, जो लोग बोलते हैं वो देर क्यों करते हैं? उनको जब अगर बोलते हैं तो उस पर काम करना चाहिए, उन्हीं से पूछिए ये बात। कोई गिदड़ भभकी दे रहा है तो गिदड़ भभकी से सावधान रहना चाहिए सबों को। गिदड़ भभकी सिर्फ दे नहीं, उस पर काम करे। फालतू का गिदड़ भभकी किन्हीं को देना।
लालू जी के सुपुत्र हैं, हमने उनके साथ काम भी किया, वो बड़ा भाई हमेशा माना है, हमने उनको छोटा भाई माना है, तो ये हमारा संबंध थोड़े खत्म हो जाएगा। कल भी मेरा छोटा भाई था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। रहा राजनीति, वो अलग कर रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं, उनका अलग विचार है, मेरा अलग विचार है। जिस रोज हम दोनों का विचार मिल जाएगा उस रोज राजनीति भी साथ में हो सकता है। तो ये एनडीए में अंदर सुपरहिट नौटंकी आपको हम लगातार कह ही रहे हैं कि चल रही है। कंबल ओढ़ के देखते रहिए नौटंकी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आपको खबरदार करने वाली खबर, आपकी जेब में कहीं 2500 के नकली नोट तो नहीं। पूरी खबर ब्रेक के उस पार। बिहार में फैल रहा जाली नोट का कारोबार। 3 दिन में 24 लाख के नकली नोट बरामद। मुजफ्फरपुर में 11,50,000 के नकली नोट बरामद। चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर को पकड़ा गया। जब इसकी तलाशी ली गई तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 11.5 लाख रुपए जो कि नकली नोट है जिसको बरामद किया गया। 2 दिन बाद मधुबनी में 13 लाख के नकली नोट बरामद। एक व्यक्ति जिसका नाम प्रेम कुमार कामत है, जो लौकी का रहने वाला है, उसकी जब तलाशी ली गई तो लगभग 13 लाख रुपए, 13,01,00,000 रुपए बरामद हुए। 2000 से 100 के बंडल में मिले नकली नोटों का जखीरा। इसमें 2000 रुपए का नोट है, जिसमें लगभग 5,64,000 रुपया नकली नोट है। 500 रुपए का नोट जिसमें 6,16,500 का नोट है। 200 रुपए का नोट है जिसमें 78,000 के लगभग है। 100 रुपए का नोट जो 41,600 है। इस मामले में जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली उसमें आसाम की एक गाड़ी की तलाशी ली गई जिसमें 11.5 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें जो है 500 रुपीज़, 200 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के अमाउंट के नोट हैं, जिसको जो है पुलिस ने पकड़ने में सफलता मिली। नेपाल से जुड़ रहे हैं जाली नोट के धंधे के तार। इसके संबंध जो अभी तक पूछताछ से सामने आई है, जो तार कुछ नेपाल से जुड़े हैं या अन्य और भी जो तस्कर हैं, हो सकता है अन्य जगह से ऑपरेट कर रहे हैं। इस नेटवर्क की तलाशी से एक बड़े ग्रुप के बारे में पता लगा है और जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लोग नेपाल के रास्ते इस नोटों को लाते हैं और ये लोग बांग्लादेश और अन्य राज्यों में भी इस बात को सप्लाई करते हैं। बिहार में जाली नोट खपाने की है बड़ी साजिश। नेपाल बॉर्डर से जो है अपराधी इस प्रकार के लगातार नोटों की सप्लाई कर रहे हैं और जिसको ये लोग अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट्स में करके मुजफ्फरपुर में, छपरा में और दूसरी जगहों पर इनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का इनका एक नेटवर्क था। खबरदार, आपकी जेब में नकली नोट तो नहीं। जी हां, कहीं आपकी जेब में नकली नोट तो नहीं, क्योंकि इन दिनों नकली नोट खपाने की बड़ी साजिश चल रही है और इस बात की बानगी ये है कि 3 दिन में 24 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद होते हैं मुजफ्फरपुर में, मधुबनी में। और पुलिस भी कह रही है कि एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है जो मार्केट में नकली नोटों को खपाने की साजिश में है, तैयारी कर रही है। नकली नोट खपाए भी जा रहे हैं और इसमें लोकल नेटवर्क का सहारा लिया जा रहा है। ये पूरी रिपोर्ट कहते हैं बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और रुपया 2000 के नोटों के बंडल, 500 के नोटों के बंडल, 100 के नोटों के बंडल में कुछ इस तरह सजे हो तो कहना ही क्या। लेकिन खबरदार, होशियार और सावधान। इन रुपयों की रंगीनियत और करारेपन के धोखे में आकर खुद को अमीर मत समझ लीजिएगा। मुमकिन हो आप इन नोटों को लेकर किसी दुकान पर कुछ खरीदने जाएं और पल भर में कंगाल हो जाएं, क्योंकि करारे दिख रहे 2500 के ऐसे नोट नकली भी हो सकते हैं। तो अपनी जेब टटोलिए और देख लीजिए कहीं नोट नकली तो नहीं, क्योंकि बिहार में इन दिनों नकली नोटों को खपाने की बड़ी साजिश चल रही है, जिसकी बानगी है ये 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर 17 जनवरी की मुजफ्फरपुर की है और दूसरी तस्वीर 19 जनवरी की मधुबनी की है। महज 3 दिनों के अंदर बिहार में 2 जिलों से 24,50,000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। 17 जनवरी को मुजफ्फरपुर में 11,50,000 के नकली नोट बरामद किए गए, तो 2 दिन बाद ही मधुबनी में 13 लाख के नकली नोट बरामद किए गए। चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर को
पकड़ा गया। जब इसकी तलाशी ली गई तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 11.5 लाख रुपए जो कि नकली नोट है जिसको बरामद किया गया। एक व्यक्ति जिसका नाम प्रेम कुमार कामत है, जो लौकी का रहने वाला है, उसकी जब तलाशी ली गई तो लगभग 13 लाख रुपए, 13,01,000 रुपए बरामद हुए। ये वो नकली नोट हैं जो पकड़ में आ गए और जिसके तस्कर पुलिस गिरफ्त में है। लेकिन सोचिए, ऐसे कितने नकली नोट मार्केट में खपाई जा रही होंगे या खपाने की तैयारी होगी। खास बात है कि दोनों जगहों पर बरामद नकली नोट 2000, 500 और 100 यानी हर नोटों के बंडल में बरामद किए गए हैं। यानी हर तरह के नकली नोटों को आपकी जेब तक पहुंचाने की तैयारी है। इसमें 2000 रुपए का नोट है, जिसमें लगभग 5,64,000 रुपया नकली नोट है। 500 रुपये का नोट जिसमें 6,16,500 का नोट है। 200 रुपये का नोट है जिसमें 78,000 के लगभग है। 100 रुपये का नोट जो 41,600 है। इस मामले में जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली उसमें आसाम की एक गाड़ी की तलाशी ली गई जिसमें 11.5 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें जो है 500 रुपीज़, 200 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के अमाउंट के नोट हैं, जिसको जो है पुलिस ने पकड़ने में सफलता मिली। मुजफ्फरपुर और मधुबनी दोनों जगहों पर बरामद नकली नोट मामले में एक बात समान है, दोनों के तार नेपाल से जुड़ रहे हैं। यानी नेपाल से नकली नोटों की खेप बिहार में सप्लाई की जा रही है और खपाई जा रही है। इसके संबंध जो अभी तक पूछताछ से सामने आई है, जो तार कुछ नेपाल से जुड़े हैं या अन्य और भी जो तस्कर हैं, हो सकता है अन्य जगह से ऑपरेट कर रहे हैं। इस नेटवर्क की तलाशी से एक बड़े ग्रुप के बारे में पता लगा है और जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लोग नेपाल के रास्ते इस नोटों को लाते हैं और ये लोग बांग्लादेश और अन्य राज्यों में भी इस बात को सप्लाई करते हैं। पुलिस की माने तो नकली नोटों को खपाने के लिए एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों को साथ लेकर छोटे छोटे अमाउंट में अलग अलग जिलों और इलाकों में नकली नोटों को खपाया जा रहा है। नेपाल बॉर्डर से जो है अपराधी इस प्रकार के लगातार नोटों की सप्लाई कर रहे हैं और जिसको ये लोग अमाउंट में छोटे छोटे अमाउंट्स में करके मुजफ्फरपुर में, छपरा में और दूसरी जगहों पर इनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का इनका एक नेटवर्क था। यानी साफ है, बिहार में नकली नोटों का कारोबार फल फूल रहा है और तेजी से नकली नोटों को खपाने की साजिश है। ऐसे में पुलिस को जरूरत है एक साथ मिलकर नकली नोटों के इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की। साथ ही आपको भी सावधान रहने की जरूरत है कि कहीं आपकी जेब में नकली नोट तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और ये पहली बार नहीं है जब नकली नोट बरामद किए गए हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 में देश भर में 5 करोड़ 45 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए गए। बिहार में देखिए कैसे सिलसिलेवार तरीके से नकली नोट बरामद किए जाते हैं। 19 जनवरी 2022 को मधुबनी में 13 लाख के नकली नोट बरामद किए गए। 17 जनवरी 2022 को मुजफ्फरपुर में 11.5 लाख के नकली नोट बरामद किए गए। 6 नवंबर 2021 को 3,33,000 के नकली नोट के साथ 4 गिरफ्तार किए गए। 16 अगस्त 2021 को 5,21,000 के नकली नोट के साथ 1 गिरफ्तार किया गया। 2 अगस्त 2021 को 9 लाख की फेक करेंसी के साथ 8 गिरफ्तार किए गए। 12 अगस्त 2021 को 7,500 के जाली नोट के साथ 2 गिरफ्तार किए गए। 18 जुलाई 2021 को 13,000 की फेक करेंसी के साथ 1 गिरफ्तार किया गया। 18 अप्रैल को 65,000 के जाली नोट के साथ 1 गिरफ्तार किया गया। अब सवाल है कि आप नोट पहचानेंगे कैसे कि ये असली है या नकली। तो असली नोट की पहचान करने के लिए आरबीआई की जो तरफ से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसके मुताबिक कुछ टिप्स हैं, ये बस नोट कर लीजिए और आप असली और नकली में फर्क कर सकते हैं। 2000 रुपए के नोट की बात करें तो सबसे पहले 2000 रुपए में मौजूद फीचर्स को आप गौर से देखें। इसमें 2000 नंबर की लेटेंट इमेज होती है। दूसरे कि इसमें अंक देवनागरी में 2000 लिखा होगा और बीच में महात्मा गांधी की तस्वीर होती है। तीसरा पॉइंट यह है कि असली नोट में माइक्रो लेटर में भारत और इंडिया लिखा होगा। असली नोट की पहचान यह है कि इसमें आगे की तरफ में धागे पर भारत, आरबीआई और अंक में 2000 लिखा होगा। इसके साथ ही असली नोट को एक तरफ करीब 45 डिग्री पर झुकाने पर धागे का रंग हरे से नीले में बदल जाएगा, यानी असली नोट है। असली नोट में दाईं तरफ में नीचे 2000 का अंक हरे से नीले रंग में बदलने वाली स्याही में लिखा होता है और दाईं तरफ अशोक स्तंभ का चिन्ह है। 500 के नोट को कैसे पहचाने? 500 के नोट के उल्टी तरफ बाएं तरफ नोट की छपाई का साल यानी वर्ष लिखा होता है। उल्टी तरफ में स्वच्छ भारत का लोगो होता है
और नारा लिखा होता है, वहीं उल्टी तरफ में मंगलयान की भी तस्वीर होती है। साथ ही नोट में उल्टी तरफ में भी देवनागरी में 500 लिखा होगा। महात्मा गांधी के फोटो के दाईं तरफ गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ गारंटी क्लॉज, प्रॉमिस क्लॉज के साथ आरबीआई का भी चिन्ह बना रहता है। ऐसे में आप नकली और असली नोट की पहचान कर सकते हैं। और इसी के साथ आज बात सपाट में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।